यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे सीआरपीसी का इंट्रोडक्शन। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्या है, कितने चैप्टर्स हैं इसमें और कब से ये प्रवर्त हुई है। तो जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो आपका प्रवर्त हुआ है 1 अप्रैल 1974 से, और इसमें जो मूल अध्याय है वो आपके हैं 37 अध्याय, जिसमें से 2 नए अध्याय और बाद में जोड़े गए हैं जो कि अमेंडमेंट करके जोड़े गए हैं। जो अगर धाराओं की बात करते हैं तो वो है 484 और अनुसूचियां 2 हैं, जिसमें से आपका अनुसूचियों में बताया गया है कि कौन से अपराध हैं जो शमनीय हैं, कौन से अपराध हैं जो अशमनीय हैं, कौन से अपराध हैं जो जमानतीय हैं, कौन से अपराध हैं जो अजमानतीय हैं। तो ये है आपका इतना। और जो हमारे पास 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता है, इसके पहले हमारे पास जो दंड प्रक्रिया संहिता थी वो आपका था 1898 की, जिसे 14वें विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि बदलना चाहिए क्योंकि बहुत पुरानी है, उसमें बहुत सारे नए बदलाव की जरूरत है, जिसे सरकार ने मान भी लिया। और तब हमारे पास एक नई दंड प्रक्रिया संहिता आई जो कि आपकी 1973 की थी, जिसको हम बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973, और लागू हुई है ये आपका 1 अप्रैल 1974 से। तो ये हमारे सारे जो चैप्टर्स हैं मैंने यहाँ पे समराइज किया है आपके लिए कि आप एक ही वीडियो में एकदम अगर फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कितने चैप्टर्स हैं और वो चैप्टर्स में क्या क्या है और कौन कौन से सेक्शन तक वो है, तो यहाँ पे वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है आपका सेक्शन 1 से 5 तक, जिसको हम प्रारंभिक बोलते हैं। इसमें ही आपका है डेफिनेशन क्लॉज है, इसी में बताया गया है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो कहाँ से कहाँ तक लागू होती है। पहले ऐसा था कि जो दंड प्रक्रिया संहिता थी वो जम्मू कश्मीर को लागू नहीं होती थी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट से हटा दिया गया है तब से आपका दंड प्रक्रिया संहिता वहां लागू हो जाती है। अब फिर जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 2, और जिसमें बताया गया है दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन। जो दंड न्यायालय हैं उनका जो गठन है वो इसमें बताया गया है आपका 6 से 24 तक, धारा 6 से धारा 24 तक दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन बताया गया है कि इसमें आपके जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने कोर्ट होंगे। आपका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, जितनी भी जो खंड न्यायालय और स्पेशल कोर्ट्स जो होंगी या स्पेशल जो अपॉइंटमेंट्स हैं जजेस की, वो सारी आपकी मजिस्ट्रेट की जो आपकी इसमें दी हुई है कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होंगी वो कितनी होंगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर, वो आपका 6 से 24 में दिया गया है। फिर है आपका चैप्टर 3। चैप्टर 3 में है दंड न्यायालयों की शक्ति। अब भाई जब हमारे पास ये है कि दंड न्यायालयों का गठन हो गया तो अब दंड न्यायालयों की शक्ति भी बताई जाएगी, जो कि आपका चैप्टर 2 में दंड न्यायालयों का गठन है। फिर 3 में आपका आ जाता है दंड न्यायालयों की शक्तियां, जो कि आपका 26 से 35 तक है। दंड न्यायालय का गठन हो गया तो फिर उसको शक्ति की तो जरूरत पड़ेगी, तो फिर उसका आपका शक्तियां बताई गई हैं। फिर है आपका चैप्टर 4। चैप्टर 4 में बताया गया है आपका वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियां क्या होंगी। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी क्या शक्तियां होंगी, ये आपका है 36 में, धारा 36 में बताया गया है कि इसकी जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनकी शक्तियां क्या होंगी। फिर है आपका मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता कैसे दी जाएगी, क्या उसकी प्रोसीजर होगी, वो आपका 37 से 40 में दिया गया है। फिर आपका आता है चैप्टर 5। अब चैप्टर 5, 6, 7 को हम साथ में पढ़ेंगे। चैप्टर 5, 6, 7 को, जो कि आपका गिरफ्तारी, वारंट और सम्मन से रिलेटेड है, गिरफ्तार करने से, फिर अगर चीजें पेश नहीं हुई हैं तो उससे रिलेटेड है, और व्यक्ति अगर पेश नहीं होता है तो उससे रिलेटेड। गिरफ्तारी जब व्यक्ति की होगी तो वो कैसे की जाएगी, कौन उसको गिरफ्तार करेगा, गिरफ्तारी की प्रोसेस क्या होगी, वो सारी चीजें आपका 40 से 60 का तक बताया, 41 से 60 का तक बताया गया है। 41 से 68 तक बताया गया है कि व्यक्तियों की जो गिरफ्तारी होगी वो कैसे की जाएगी और क्या प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाएगा। फिर है आपका भाई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद जो व्यक्ति नहीं हाजिर हुए हैं उनके लिए जारी किया जाएगा सम्मन। तो जो आप पहले गिरफ्तारी हो गई, फिर अब आएगा आपका सम्मन, क्योंकि जो गिरफ्तार हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं गिरफ्तार हुआ है उसकी गिरफ्तारी के लिए जारी किया जाएगा सम्मन। अब तो सम्मन आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि आपका चैप्टर 6 है। और अगर धारा की हम बात करें तो 61 से 69 तक है। सम्मन किसमें है आपका 61 से 69 तक। तो जो व्यक्ति गिरफ्तार हो गए हैं
वो ठीक बात है, लेकिन जो नहीं गिरफ्तार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट जारी करेगा सम्मन। अब सम्मन मिलते ही अगर आप नहीं आते हैं कोर्ट, उसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलो की जाएगी? उसके बाद की जो प्रोसीजर वो आपका 70 से 81 में दिया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। आपको सम्मन भेजा गया, आप सम्मन पाके कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होते हैं, तो फिर कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट एक नया स्टेप लेगा जिसमें वो आपकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देगा। अब आपको पुलिस गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने हाजिर कराएगी, जो कि आपका किसमें है? 70 से 81 में। अब आपके पास गिरफ्तारी का वारंट आपको पता चल गया कि जारी हो गया है, आप कहीं जाके छुप जाते हैं, तो अब कोर्ट क्या करेगा? अब कोर्ट करेगा कि वो जारी करेगा उद्घोषणा और कुर्की। गिरफ्तारी से बचने के लिए अगर आप कहीं जाके छुप गए हैं तो आपको बाहर निकालने के लिए कोर्ट क्या करेगा? वो न्यूज़पेपर में निकाल देगा या आपके आसपास आपका जहां घर होगा, जो ऑफिस होगा, वहां पे एक नोटिस चस्पा कर देगा जिसमें वो लिख देगा आप इस डेट तक कोर्ट के सामने हाजिर हो जाइए। अगर आप हाजिर नहीं होते हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी कुर्की कर दी जाएगी। पहले ये उद्घोषणा होगी और इतने महीने का, 6 महीने का, 1 महीने का जो भी टाइम होता है वो टाइम आपको दिया जाएगा। अगर उस टाइम के अंतर्गत आप नहीं आते हैं तो आपकी संपत्ति की कुर्की हो जाएगी, जो कि आपका 82 से 86 तक में ये नियम दिए हुए हैं। फिर अगर आप हाजिर नहीं होते हैं और जो भी हाजिर होते हैं तो क्या प्रोसीजर होगी? नहीं हाजिर होते हैं तो जो उससे छोटे मोटे नियम है वो आपका 87 से 90 में दिया गया है। अब आपका क्या हो गया? यहाँ हो गई गिरफ्तारी, फिर यहाँ हो गया सम्मन, फिर यहाँ हो गया वारंट, यहाँ हो गया आपका उद्घोषणा और कुर्की। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है चैप्टर 7, जिसमें आपका सारा हो गया, व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, सम्मन हो गया। अब सम्मन के बाद फिर आपको क्या बोला जाएगा? नेक्स्ट जो स्टेप कोर्ट है वो क्या लेगा? वो यही लेगा ना कि आप अब कोर्ट के सामने आए हैं तो आप एविडेंस दीजिए। अब आप ये बोलते हैं कि जो एविडेंस है वो खा व्यक्ति के पास है, का ने बोल दिया कि खा व्यक्ति के पास है, तो अब कोर्ट क्या करेगा? अब कोर्ट चीजों को पेश करने के लिए आदेशिकाएं जारी करेगा कि आप जो चीजें आपके पास हैं, जो एविडेंस आपके पास है, वो एविडेंस आप हमारे पास लेके आइए। तो जिसमें चीजें पेश करने की जो आदेशिकाएं हैं वो आपका 91 से 105 में दिया हुआ है। अध्याय आपका 7 है और अगर धाराओं की बात की जाती है तो टोटल आपका 91 से 105 तक है, जिसमें से आपका पहला, इसको भी इन्होंने 4 भाग में डिवाइड कर दिया है, जिसमें आपका पहला है चीजें पेश करने के लिए सम्मन। चीजें पेश करने के लिए सम्मन जो है आपका वो 91 से 92 में है। अब कोर्ट क्या करेगा कि आपके पास जो चीजें हैं, जो एविडेंस है, वो आप हमारे पास पेश कीजिए। अब अगर आप पेश कर देते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं पेश करते हैं फिर कोर्ट क्या करेगा? तो जैसे उसने यहाँ पे सम्मन जारी किया था कि आप अगर कोर्ट के सामने आ गए तो ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर वो पुलिस को वारंट जारी करेगा कि जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। अब वही चीज यहाँ पे भी है, अगर आपने चीजें पेश कर दी तो ठीक बात है, अगर नहीं पेश करते हैं तो फिर क्या वो तलाशी का वारंट जारी कर देगा, बोलेगा कि जाइए, पुलिस खुद जाके वो एविडेंस को ढूंढ के लाएगी, चीजों की तलाशी लेके ढूंढ के लेके आएगी कोर्ट के सामने। तो वो नियम आपका 93 से 98 में दिया गया है। अब फिर ये तलाशी लेने जाएगा तो उसके लिए कुछ नियम तो जरूर होंगे, क्योंकि ऐसे ही किसी रैंडम जाके तो नहीं ले लेगा। तो तलाशी के कुछ जो नियम होते हैं वो आपको फॉलो करने हैं 99 से 101 में। 99 से 101 में दिए गए हैं वो नियम जो तलाशी से संबंधित हैं। फिर और जो छोटे मोटे नियम है जो प्रकीर्ण है वो आपका 102 से 105 में है। तो जो फिर नया आपका एक चैप्टर आता है जो कि है अध्याय 7 का, जिसमें है कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और समर्पण की प्रक्रिया। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में जोड़ा गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और आपका चैप्टर 3, चैप्टर 2, ये आपके जितने भी चैप्टर्स हैं चैप्टर 7 तक, चैप्टर 1 से चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर आपका चैप्टर 7 का जो है वो कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था, संपत्ति की कुर्की और समर्पण के लिए प्रक्रिया। कुछ मामलों में अगर व्यतिकारी व्यक्ति किसी की सहायता कर देता है तो उसके लिए क्या नियम होंगे वो आपका 7 का में बताया गया है। फिर आपका अध्याय 8 आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्याय 8 में बोला गया है कि शांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि किस सेक्शन में है। 106 से 124 में ये दिया गया है, परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए जो प्रतिभूति है वो 106 से 124 में दिया गया है। तो परिशांति कायम रखने के लिए भी कोर्ट क्या करेगा कि कभी कभी आपसे
जो प्रतिभूति है वो मांग लेगा कि आप इतनी रकम जो है या इतनी जो प्रतिभूति है आप वो दीजिए, कोर्ट में जमा कीजिए, ताकि कोर्ट के पास ये सिक्योरिटी रहे और आप भी डरे रहें कि आपको परेशानी बना के रखनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कोई छोटा मोटा ऑफेंस करके गया है और कोर्ट को ये लगता है कि ये अगर छूटेगा तो ये बाहर जाके तांडव मचाएगा, तो उसकी शांति, वो शांति बनाए रखिए, बाहर का माहौल अच्छा रखिए। इसके लिए वो क्या करेगा, उससे सदाचार के लिए प्रतिभूति मांग लेगा कि आप इतना बॉन्ड जमा करके जाओ या कोई आपकी सिक्योरिटी दे, तब हम आपको छोड़ेंगे, ताकि हमें भी ये रहे कि अभी हमने तुमको छोड़ा है तो फिर आप बाहर जाके वापस से वही सारे काम ना शुरू कर दो। तो उसके लिए प्रतिभूति लेगा, जिसमें 106 से 104 तक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो अध्याय 9 है वो बोलता है पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण का आदेश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि 125 से 128 ये सीधे एग्जाम में पूछ लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और नॉर्मल अगर आप एलएलबी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये सीधा उठा के पूछ लेता है कि आपका चैप्टर 9 को बताइए या आपका 125 को बताइए या भरण पोषण से संबंधित जो सीआरपीसी में प्रावधान है वो बताइए। इसमें आपका भरण पोषण से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो सारे आपके चैप्टर 9 में बताए गए हैं। फिर आपका आता है चैप्टर 10। चैप्टर 10 को भी इन्होंने 4 भाग में डिवाइड कर दिया है, जो कि आपका सेक्शन 129 से लेकर 148 तक है। तो इसमें जो आपका पहला चैप्टर है वो है सब चैप्टर, जिसको हम बोल सकते हैं। जो पहला सब चैप्टर है वो है विधि विरुद्ध जमाव। जो विधि विरुद्ध जमाव है उसको कैसे तितर बितर किया जाएगा, उसके लिए क्या प्रोसीडिंग फॉलो की जाएगी, वो आपका 129 से 132 में बताया गया है। फिर है आपका पब्लिक न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस। जो पब्लिक न्यूसेंस है उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो की जाएगी, कैसे उसके लिए नियम बनाए जाएंगे, क्या कदम उसके लिए उठाए जाएंगे, वो आपका 133 से 143 तक में बताया गया है। फिर है आपका आशंकित खतरे का अर्जेंट निवारण। अगर कोई आशंकित खतरा है और उसको तुरंत अर्जेंट निवारण करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है और उसको कौन निवारित करेगा, ये आपका बताया गया 144 से 144 का में। फिर आपका जो घा है वो है स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद। अगर गांव में, शहर में या हमारे आसपास कोई स्थावर संपत्ति से संबंधित विवाद आता है तो उसका निवारण कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो की जाएगी, वो आपका चैप्टर 10 का सब चैप्टर घ बताता है, जो कि 145 से 148 धारा में दिया गया है। फिर आपका जो 11 है चैप्टर, ये सारे चैप्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपका जो चैप्टर 11 है वो है पुलिस के निवारक कार्य। ये सारे चैप्टर्स को हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर रहते हैं। तो जो चैप्टर 11 है वो है पुलिस के निवारक कार्य, जो कि 149 से 153 में है। तो पुलिस का सबसे पहला काम अगर हम समझेंगे तो यही होता है कि वो उसका काम ही होता है कि अपराधों का निवारण करे। इधर पेट्रोलिंग करता रहता है, रात में घूमता है, दिन में घूमती है पुलिस। क्यों घूमती है? इसीलिए घूमती है कि वो जो पुलिस जो है वो अपराधों का निवारण कर सके। तो जो फिर सबसे पहले तो पुलिस उसका निवारण करेगी। अगर पुलिस निवारण ना कर पाई और कोई मैटर हो जाता है, कोई अपराध हो जाता है, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा वो आएगा आपका पुलिस को इत्तला और अन्वेषण। पुलिस के पास एफआईआर जाएगी। पहले क्या होगा, वो निवारण करेगा, नहीं हो पाया तो फिर उसकी एफआईआर होगी, और एफआईआर होगी तो फिर वो अन्वेषण भी करेगा, उसकी जांच करेगा कि क्राइम हुआ है, अगर हुआ है तो कौन सा है, संज्ञेय है, असंज्ञेय है। फिर उसका अन्वेषण उसने कर लिया। अन्वेषण के बाद फिर वो कोर्ट के पास जाएगा। अब कोर्ट का काम क्या है, चैप्टर 13 में वो जांच और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। जो मैटर पुलिस लेके कोर्ट के पास जाएगी तो कोर्ट ये देखेगा कि उसको अधिकारिता है या नहीं है। अगर अधिकारिता होगी तभी वो आगे उस पर काम करेगा, वरना वो ऐसे कोर्ट के पास भेजेगा जिसको अधिकारिता होगी। तो आपका जो पुलिस के निवारक कार्य है 149 से 153 में है, जो कि चैप्टर 11 में है। चैप्टर 12 जो है आपका वो पुलिस को इत्तला और अन्वेषण से संबंधित है, जो कि क्या है 154 से 176 तक। फिर जो चैप्टर 13 है वो है जांच और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता, जो कि 177 से 189 में है। अब ये तीनों काम हो गए, तो फिर जो नेक्स्ट है वो क्या होगा। अब जब कोर्ट के पास अधिकारिता है तो वो चैप्टर 14 में आपका कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तों को देखेगी। जैसे ही शर्तें पूरी हो जाएंगी वो उस पर आगे काम कर देगी, जो कि आपका 190 से 199 में है। अब आपका इतना काम यहाँ तक हो गया।
जो आपका पुलिस ने किया, पहले निवारक कार्य किया, फिर एफआईआर हुई, फिर एफआईआर की कॉपी न्यायालय को गई, न्यायालय ने देखा कि उसके पास अधिकारिता है तो काम करेगी, नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट कोर्ट के पास भेजेगी, फिर अपेक्षित सारी शर्तें पूरी हो जाती है तो फिर वो उस पर काम करना शुरू कर देती है। अब आपका आता है मजिस्ट्रेट के सामने परिवार। अब मजिस्ट्रेट के सामने जो परिवाद है वो आपका अध्याय 15 में आता है, जो कि धारा 200 से 203 में है। मजिस्ट्रेट के सामने हमने ये पढ़ा था कि जो असंज्ञेय अपराध होते हैं उनका उनकी जो कंप्लेन होती है वो मजिस्ट्रेट के सामने होती है। एफआईआर होती है संज्ञेय मामलों की, जो कि पुलिस के पास होती है, और जो कंप्लेन होती है वो असंज्ञेय मामलों की होती है, जो कि होती है आपकी मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 15 में आता है, जो कि 200 से 203 के बीच आता है। अब मजिस्ट्रेट के सामने कोई परिवाद आया तो वो एक स्टेप आगे जाएगा, क्या करेगा, अध्याय 16 में मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। अब मजिस्ट्रेट को ये लगता है नेक्स्ट स्टेप वो ये देखेगा कि उसके पास कंप्लेन आया, तो कंप्लेन के बाद फिर वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि जो कंप्लेन उसके पास आई है अगर वो उस पर आगे काम करने लायक है, उसको लगता है देख के कि हाँ इस पे आगे ये कंप्लेन बनती है, असंज्ञेय मामला है, तो वो उस पर आगे काम करेगा। अगर उसको ये लगता है कि ये मामला आगे ले जाने लायक नहीं है तो वो उसको यहीं पे खारिज कर देगा। अब खारिज हो गया तो ये यहाँ पे खत्म हो गया, और अगर खारिज नहीं हुआ तो आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अब फिर आपका आता है आरोप। आरोप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आरोप से भी कई बार क्वेश्चन बने हैं और बनते हैं। तो आरोप का आपका चैप्टर है 17, जिसमें आरोप दिया है 211 से 224 के बीच में, जो कि आपका 2 सब चैप्टर्स में डिवाइड है, जिसमें है आरोप का प्रारूप और आरोपों का संयोजन। आरोप का प्रारूप 211 से 217 में है। अब आरोप का जो प्रारूप है, अगर आपने कोई आरोप किसी के ऊपर लगाया है तो उसकी क्या अंतर्वस्तु होगी, उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होगी, वो आपको अध्याय 17 में बताया गया है। फिर है आरोपों का संयोजन, जो कि 218 से 224 के बीच में है। तो आरोप, अगर आपने किसी के ऊपर आरोप लगाया, मान लिया एक ही व्यक्ति है, उसके ऊपर 2-3 केस बने हुए हैं और उनका संयोजन किया जा सकता है कोर्ट की नजर में, तो कोर्ट क्या करेगा, उसके आरोपों का संयोजन कर देगा और वो एक ही केस उसके ऊपर चलेगा। फिर आपका आता है अध्याय 18, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनका विचारण सिर्फ सेशन न्यायालय ही कर सकता है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंतर्गत वो पावर नहीं आती है कि वो उन मामलों का संज्ञान ले सके। तो जिन मामलों का संज्ञान वो नहीं ले सकता है, जो ऐसे मामले हैं जो सिर्फ सेशन न्यायालय ही देख सकता है, उनका विचारण कर सकता है, वो सीधे आपका सेशन न्यायालय के पास आएंगे। फिर आपका है चैप्टर 19, मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का निवारण। सेशन न्यायालय के जो समक्ष विचारण होंगे उसकी क्या धाराएं हैं, धारा 225 से 237। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है अध्याय 19, जिसमें है मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण। फिर इसको भी डिवाइड किया गया है 3 चैप्टर्स में, जो है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले, जो कि आपका है 238 से 243 तक। फिर आपका है पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले, ये आपका 244 से 247 तक है। फिर है विचारण की समाप्ति 248 से 250। तो इसमें विचारण जो है, मजिस्ट्रेट जो विचारण करेगा वो वारंट मामलों का विचारण करेगा, जिसको इन्होंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया है कि ऐसे मामले जो मजिस्ट्रेट के पास आते हैं जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हैं, पहले वो उनको निपटाएगी। फिर वो दूसरी कैटेगरी के मामलों को रखती है जो उसके पास पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर आए हैं। तो इन दोनों का फिर वो विचारण करने के बाद फिर इनका समाप्ति कर देगी। अगर दोष सिद्धि होती है तो वो दोष सिद्ध करेगा, उसको लगता है कि हाँ कोई क्राइम हुआ है, तो फिर उसके लिए वो जो भी प्रोसीजर फॉलो होता है वो प्रोसीजर को फॉलो करेगा। फिर आपका अगर वो उसमें पाता है कि हाँ ये अपराधी है तो उसको फिर दोष सिद्ध करेगा, या जो भी विचारण की प्रक्रिया है उस पूरी उसको फॉलो करेगा, जो कि आपका 248 से 250 तक आता है। फिर आपका नेक्स्ट जो है वो है चैप्टर 20, जिसमें है मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन मामलों का विचारण। पहले 19 में क्या किया उन्होंने, वारंट मामलों का विचारण कर लिया। फिर आपका मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन मामलों का विचारण किया जाएगा, जो कि 251 से 259 तक है। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अध्याय 21, जो है संक्षिप्त विचारण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया क्या है, कौन से अपराध हैं जिनका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। तो आपका ये संक्षिप्त विचारण की जो प्रक्रिया है वो 260 से 265 में दी गई है।
फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अध्याय 21 का, जिसको बोलते हैं सौधा अभिभाग, और ये 2006 में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। 2006 में संशोधन करके जोड़ा गया है सौदा अभिभाग, जो कि है 265 क से 265 ठ तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर इसमें इसलिए जोड़ा गया है, ऐसे अपराधों के लिए जोड़ा गया है जो बहुत छोटी प्रकृति के होते हैं, तुच्छ प्रकृति के होते हैं, जिसके लिए बहुत छोटे अपराधों के लिए लोगों को जेल में डालने लगे तो फिर जेल पे भी बर्डन बढ़ेगा। और अगर कोई फर्स्ट ऑफेंडर है उसको जेल में डाल दिया एक छोटे से अपराध के लिए, तो हो सकता है बाद में वो एक हैबिचुअल आदतन अपराधी बन के बाहर निकले। तो इसीलिए ये नया नियम लाया गया कि ऐसे छोटे से अपराध जिसके लिए 1 महीने सजा है, 2 महीने सजा है, या सिर्फ जुर्माने की सजा है, तो उसके लिए अगर जो अपराधी है वो अपने अपराध को कबूल कर लेता है और कोर्ट के सामने जाता है, बोलता है कि हाँ मेरा ये अपराध है, बहुत छोटा सा अपराध है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दिया जाए, तो उसको उसके लिए क्षमा कर दिया जाता है, और जो उससे जुर्माना होता है वो ले लिया जाता है, और उसको नोटिस दे दी जाती है कि हाँ आप नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप करेंगे तो फिर आपकी पनिशमेंट जो है, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो उसके लिए जोड़ा गया है ताकि छोटे छोटे अपराधों के लिए लंबी चौड़ी प्रोसीजर को फॉलो ना करना पड़े। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अध्याय 22, जिसमें है कारागार में परिरुद्ध और निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। अगर कारागार में कोई व्यक्ति परिरुद्ध है, निरुद्ध है, तो उसकी जो हाजिरी है उसको कैसे माना जाएगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो की जाएगी, वो आपका दिया गया है 266 से 271 के बीच में, और आपका अध्याय है 22। फिर आपका नेक्स्ट जो है वो है अध्याय 23 में ये बताया गया है जांच और विचारण में साक्ष्य की क्या प्रोसेस होगी। अब जांच और विचारण की जो प्रक्रिया है उसमें साक्ष्य कैसे लिया जाएगा, कमीशन कैसे जारी किया जाएगा, कौन जो व्यक्ति हैं जो बूढ़े हैं, जो बहुत दूर रहते हैं, जिनका एविडेंस नहीं लिया जा सकता, तो उनके लिए जो कमीशन जारी किया जाएगा वो उसकी क्या प्रोसीजर होगी, वो आपका इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसको भी 2 सब चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया इन्होंने। साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का जो ढंग है वो इसमें बताया गया, जो कि 272 से 283 के बीच में इन्होंने बताया है। फिर आपका कमीशन है 284 से 299। कमीशन में ये होता है कि जब कोर्ट को लगता है कि कोई एविडेंस है, साक्ष्य लिया जा सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति से साक्ष्य लेना है जो बहुत बीमार है, बहुत बूढ़ा है, या किसी दूसरी कंट्री से जाके साक्ष्य लाना होता है, तब वो कमीशन जारी करता है, और उसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो की जाएगी, उसके जो नियम है वो आपका 284 से 299 में वो नियम दिए हुए हैं। तो ये आपके हो गए चैप्टर 23। फिर आपका आता है चैप्टर 24, जिसमें है जांच और विचारणों के बारे में सामान्य उपबंध। तो ये सारे जांच विचारण, मजिस्ट्रेट कैसे अपने वारंट मामलों का निवारण कर रहा है, सेशन कोर्ट की क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें यहाँ हैं। अब इनसे रिलेटेड जो छोटे छोटे नियम रह गए हैं, जो इनमें नहीं हो पाए हैं, वो उन्होंने क्या किया, अध्याय 24 में बता दिया कि जांच विचारण के बारे में जो सामान्य नियम है वो आपके 300 से लेकर आपके 327 के बीच में दिए गए हैं। फिर आपका आता है अध्याय 25। अध्याय 25 में विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध किए गए हैं। ये आपका 328 से 339 तक है। तो इसमें ये बोला गया कि जो चित्त विकृत व्यक्ति है, अभियुक्त है, उसके बारे में क्या प्रोसीजर फॉलो की जाएगी। अगर वो कोई प्रोसीजर, मतलब उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो उसके बीच में अगर वो पागल हो जाता है, चित्त विकृत हो जाता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगी, केस बंद होगा या उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो की जाएगी, वो आपका इस चैप्टर में बताया गया है, जो कि 328 से 339 के बीच में है, और अध्याय आपका 25 है। फिर आपका आता है अध्याय 26, जिसमें ये बोला गया है न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले उपबंध। न्याय प्रशासन पर जो उपबंध है, प्रभाव डालते हैं, उससे रिलेटेड जो नियम है वो आपके 340 से 352 के बीच में दिए गए हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि निर्णय से संबंधित है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपराध के लिए अपराधी पाया जाता है तो उसको दोष सिद्ध किया जाएगा या दोष मुक्त किया जाएगा। ये सारे टर्म्स जो है वो इसी में इस्तेमाल किए गए हैं। और निर्णय है, कैसे सुनाया जाएगा, निर्णय की अंतर वस्तु क्या होगी, वो सारे नियमों का प्रावधान आपका इसी में किया गया है, जो कि आपका 353 से 365 तक वो नियम दिए गए हैं। जो चैप्टर 28 है वो आपका मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के बारे में नियम बताता है, जो कि आपका 366 से
371 के बीच में दिए गए हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो सेशन न्यायालय है वो जो मृत्यु दंडादेश देगा उसका एग्जीक्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक कि उसकी पुष्टि हाई कोर्ट से नहीं हो जाती। मतलब कि ये मृत्यु दंडादेश दे तो सकता है, लेकिन इसकी जब तक हाई कोर्ट इसकी पुष्टि नहीं करेगा तब तक वो मान्य नहीं होगा। तो वो नियम आपका 366 से 371 में दिए गए हैं। फिर आपका आता है कि जो मृत्यु दंडादेश या जो भी आदेश दिए गए हैं, निर्णय दिए गए हैं, उन निर्णयों की जो अपील है वो आपकी 372 से 394 में दिए गए हैं। अपील से संबंधित जो प्रावधान है वो आपका चैप्टर 29 में दिए गए हैं और 372 से 394 के बीच में दिए गए हैं। फिर आपका आता है चैप्टर 30 जो निर्देश और पुनरीक्षण से संबंधित है और जिसके सेक्शन है 395 से 405, 395 से 405 तक। तो ये आपका निर्देश और पुनरीक्षण से संबंधित है कि कौन से ऐसे मामले होंगे, कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जिसमें निर्देश और पुनरीक्षण किया जा सकता है, वो उनके बारे में आपका इस अध्याय में प्रावधान किए गए हैं। फिर आपका आता है अध्याय 31 जिसमें ये बोला गया है कि आपराधिक मामलों का अंतरण 406 से 412 के बीच में वो प्रावधान बताए गए हैं कि आपराधिक मामलों का अंतरण एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में कब किया जा सकता है, वो कौन सी कंडीशंस हैं और वो कौन है जो आपराधिक मामलों का अंतरण एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में कर सकता है। फिर आपका आता है अध्याय 32 जिसमें आपका दंडादेश का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण से संबंधित नियमों के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर्स को भी इन्होंने सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है जो कि क, ख, ग, घ, ड़ के बीच में दिया गया है। तो आपका क जो है वो मृत्यु दंडादेश से संबंधित है जो कि 413 से 416 के बीच में है और इसमें ये बताया गया है कि मृत्यु दंडादेश जो है वो कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, कब एग्जीक्यूट किया जाएगा, अगर लेडीज है और वो प्रेग्नेंट है तो वो किस कंडीशन में उसको एग्जीक्यूट करेंगे या नहीं करेंगे, वो सारी कंडीशंस आपकी इसमें दी गई हैं। फिर है आपका कारावास। कारावास जो है वो कब से शुरू होगा, एकांत होगा या जो भी उसका मतलब प्रोसीजर है और उसको कब से एग्जीक्यूट किया जाएगा, कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो सारे नियम आपके इसमें हैं जो कि 417 से 420 के बीच में दिए गए हैं। फिर आपका आता है जुर्माना। जुर्माने का उद्ग्रहण कैसे होगा, कितना जुर्माना लिया जाएगा और कितनी सजा के बिहाफ पे कितना जुर्माना होगा। जुर्माने का उद्ग्रहण की जो जितनी भी प्रोसेस है वो आपकी इसी में दी गई है जो कि 421 से 424 के बीच में है। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है निष्पादन के मामले में साधारण उपपद। इन तीनों से संबंधित जो निष्पादन के मामले हैं कि कारावास का निष्पादन कैसे होगा, किसको वो वारंट भेजा जाएगा जिसमें निष्पादन की प्रक्रिया होगी, कैसे उसका निष्पादन किया जाएगा, उससे जुड़े जो सामान्य नियम है वो आपका 425 से 431 में दिए हैं। फिर है आपका दंडादेश का निलंबन, परिहार और लघुकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। दंडादेश का निलंबन, परिहार और लघुकरण जो है वो 432 से 435 के बीच में है। दंडादेश का निलंबन, परिहार और लघुकरण कौन कर सकता है, किसको ये पावर दी गई है, किस कंडीशन में किया जाएगा और कितना दंडादेश का मतलब लघुकरण परिहार हो सकता है, वो सारी प्रोसेस आपका 432 से 435 में बताया गया और अध्याय है 32। इस अध्याय है वो है 33 जिसमें जमानत और बंध पत्र के बारे में उपबंध बताए गए हैं जो कि 436 से 450 के बीच में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जमानत से संबंधित नियम जितने हैं बताए गए हैं कि जमानत कब होगी, एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है और किन कंडीशन में किस किस को जमानत दी जा सकती है, किसको जमानत नहीं दी जा सकती है। तो वो सारी जो प्रोसेस है वो आपका 436 से 450 के बीच में बताया गया है और अध्याय है आपका 33। फिर आपका जो नेक्स्ट अध्याय है वो है 34 जिसमें संपत्ति के व्ययन के बारे में नियम बताए गए हैं। 35 अनियमित कार्यवाहियां 460 से 466 में बताए गए हैं ये नियम। ऊपर जितनी भी प्रोसेस दी हुई है उन प्रोसेस में आपका अगर कोई अनियमितता आती है तो इसमें वो कंडीशंस बताई गई हैं। दो तरह की अनियमितता बताई गई हैं, जो कार्यवाही को दूषित करती है और जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती हैं। तो जो कार्यवाही को दूषित करती हैं अनियमितताएं,
उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इससे आपका वो ऐसी अनियमितताएं होती हैं जो कार्यवाही को दूषित करती हैं, उससे न्याय के फेलियर के चांसेस होते हैं। जो न्याय को फेल करती हैं वो डेफिनेटली आपकी अनियमितताएं ऐसी हैं जो कार्यवाही को दूषित कर सकती है और उसको वापस से प्रोसेस में लिया जाएगा। लेकिन ऐसी अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती हैं उसका कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही इस चैप्टर में बताया गया है। आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर जो कि है अध्याय 36। इसमें है कुछ मामलों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, और इसकी जो धाराएं हैं वो है 467 से 473। इसमें वो नियम बताए गए हैं, परिसीमा बताई गई है कि अपराध का संज्ञान कितने समय के भीतर लिया जा सकता है। क्योंकि कोई सोया है, एकदम से आके कोर्ट के सामने बोलता है कि मेरे साथ 10 साल पहले अपराध हुआ था और आज मैं न्याय मांग रहा हूं, तो कोर्ट ऐसे लोगों को न्याय नहीं देता है। इसीलिए उन्होंने कुछ नियम बताए हैं कि ऐसे अपराध का जो टाइम पीरियड होगा, उनका जो संज्ञान लेने की परिसीमा है वो क्या होगी, वो इन्होंने इस चैप्टर में बता दी है। फिर जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है 37, जिसमें प्रकीर्ण नियम बताए गए हैं, जो कि आपका 474 से 484 तक है, जिसमें आपका ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका 482 है। इसमें बताया गया है उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति। अगर ये पूछा जाता है आपसे कि सीआरपीसी में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में प्रावधान कहाँ है, तो वो है आपका चैप्टर 37, जो आपका है 482 में उन्होंने बताया है कि जो हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर होती है वो आपकी इस सेक्शन में दी हुई है। ये आपके इतने चैप्टर हैं जो सीआरपीसी में है, और इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे एक एक चैप्टर को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।